हेलो गर्ल्स, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान। और हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो हमारा होम साइंस का सेकंड पेपर है। इसकी 4th यूनिट, जिसमें हमने पढ़ा था प्रेगनेंसी के साइंस एंड सिम्टम्स, कैसे होती है प्रेगनेंसी, उसमें किस तरह से ग्रोथ होती है बच्चे की, वो सब हमने पढ़ा। और क्या क्या परेशानियाँ आती है प्रेगनेंसी के दौरान, ये सब भी माइनर एलिमेंट्स हमने पढ़े। और इस लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगी आपको टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था की विषाक्तता। क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इसलिए मैं इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट लेक्चर ये वाला इस प्रकार है। गर्भावस्था की विषाक्तता की सबसे पहले परिभाषा देखें कि ये क्या है। विषाक्तता ये एक अज्ञात कारण का विकार है जो कि गर्भावस्था में होता है और आमतौर पे अचानक शुरू होता है। इसमें उच्च रक्तचाप रहता है, एल्ब्यूमिनूरिया यानी कि यूरिन में एल्ब्यूमिन जाना, अडीमा यानी कि सूजन, सिरदर्द और दृश्य गड़बड़ी यानी कि दिखाई देने में परेशानी से चिन्हित होता है। और इसके साथ में ऐंठन हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसको प्री एक्लैम्पसिया भी कहते हैं। और प्री एक्लैम्पसिया जो है एक्चुअली 2 में डिवाइड करते हैं हम, प्री एक्लैम्पसिया और एक्लैम्पसिया। जो प्री एक्लैम्पसिया है वो गर्भावस्था का एक ऐसा विकार है जिसकी विशेषता उच्च रक्तचाप और अक्सर पेशाब में प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। और गर्भावस्था के 20 सप्ताह के बाद यह स्थिति शुरू होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि विषाक्तता 2 प्रकार की होती है, तीव्र विषाक्तता और दीर्घावधि विषाक्तता। और एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो विषाक्तता से क्या मतलब है कि जो रक्त में बहुत ज़्यादा विष या टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो इसलिए उसको विषाक्तता कहते हैं। एक्चुअली गलत टर्म है, विषाक्तता पुराना टर्म है और ऐसा लगता है कि बहुत टॉक्सिक इकट्ठे हो गए, इसलिए टॉक्सीमिया। लेकिन मेन रीज़न इसका टॉक्सीमिया ये नहीं है। इससे पहले की जो स्थिति है, यानी कि उच्च रक्तचाप और एल्ब्यूमिन या प्रोटीन का मूत्र में होना और बेहोशी आना, ये स्थिति इसके साथ में आती है और इसलिए इस स्थिति को विषाक्तता कहती है कि स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। वैसे नॉर्मल है, होता है, एल्ब्यूमिन जाता है प्रोटीन में, हाई बीपी भी होता रहता है, लेकिन जब ये स्थिति बहुत सीवियर हो जाती है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाती है, और तब उसको विषाक्त कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि विषाक्तता 2 प्रकार की होती है, तीव्र विषाक्तता यानी कि एक्यूट टॉक्सीमिया और दीर्घावधि विषाक्तता यानी कि क्रोनिक टॉक्सीमिया। जैसे कि हम ज़्यादातर बीमारियों को 2 पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं। अब तीव्र विषाक्तता या एक्यूट टॉक्सीमिया क्या होता है, इसको जानने के लिए देखें कि गर्भावस्था के 6ठे या 8वें सप्ताह में, जैसे कि हमने साइंस एंड सिम्टम्स में पढ़ा था, वमन होने की शिकायत रहती है, उल्टियाँ होती है। साधारण उल्टियाँ होती है, कंट्रोल में आ जाती है, जैसे ही 3रा महीना होता है तो उल्टियाँ बंद हो जाती है और फिर कोई परेशानी नहीं आती नॉर्मली। लेकिन अगर ये तीव्रता अधिक हो जाए और 20वें सप्ताह तक होती रहे तो विषाक्तता की स्थिति जल्दी से उत्पन्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन हो जाती है। अब इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, प्री एक्लैम्पसिया और एक्लैम्पसिया। प्री एक्लैम्पसिया की बीमारी जो है ज़्यादातर ऐसी महिलाओं को होती है जो कि 30 वर्ष से अधिक की हो, यानी कि लेट प्रेगनेंसी होती है, जिनकी लेट प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं। फिर उनका पहला ही बच्चा है, लेट है और पहला ही बच्चा है, 30 के बाद में अगर कर रही हैं, ज़्यादातर 35-36 साल की उम्र में ये वाली प्रॉब्लम आती है। और इसके साथ में तब होती है जबकि ट्विन्स हों, गर्भ में ट्विन बच्चे हों, जुड़वा बच्चे हों, तभी भी ऐसी स्थिति देखने में आती है। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ट्विन्स होने पर होगा ही होगा प्री एक्लैम्पसिया, लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि ज़्यादातर इनके साथ देखा गया है। तीसरा है कि गर्भावस्था में देखभाल की कमी, यानी कि प्रॉपर अगर मॉनिटरिंग नहीं की गई है और जब स्थिति बिगड़ रही थी तभी ध्यान नहीं दिया गया, तब ये ज़्यादा हो जाती है और तब ये विषाक्तता हो जाती है। फिर गर्भवती महिला का स्वास्थ्य ठीक ना हो, पहले से मोटापा है, गंभीर रोग हैं जैसे कि हृदय रोग है, श्वसन रोग है, कैंसर है, और पहले से ही बीपी हाई रहता है, तो फिर ये समय एकदम से बढ़ जाएगा। अब लक्षण देखें तो वजन में अत्यधिक वृद्धि, एकदम से कैसे पहचानें कि ये प्री एक्लैम्पसिया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हाई बीपी तो और भी प्रॉब्लम्स में होता है।
तो इसमें कैसे पहचानेंगे? तो इसमें वजन में अचानक से तेज़ वृद्धि होती है। ऐसा क्यों? कि जो कोशिकाओं के बाहर के स्थान है, यानी कि अंतरकोशिकीय जो स्थान है, उस जगह में पानी और लवण का बहुत ज़्यादा संग्रहण हो जाना, जिसके कारण से वजन में अत्यधिक वृद्धि होती है। नॉर्मली हर महीने 2 किलो 2.5 किलो वजन बढ़ता है, तो नॉर्मल है। लेकिन 2 किलो की बजाय अगर सीधे 3 किलो प्रति माह वृद्धि होती है, 3 किलो या 3.5 किलो, तो सावधान होने की आवश्यकता है और सब चीज़ें पैरामीटर्स चेक करवानी चाहिए। दूसरा है उच्च रक्तचाप। सामान्य महिला के रक्तचाप 110 120 mmHg तो सिस्टोलिक, और 70-80 mmHg डायस्टोलिक रक्तचाप रहता है। और इससे बढ़कर अगर रक्तचाप 130-90 हो जाती है तो वो टॉक्सिक स्थिति स्टार्ट हो जाती है, अगर उसका नॉर्मली इतना ही रहता है तो। फिर धमनियों और शिराओं के फूल जाने की वजह से रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है। और जब ये रक्तचाप अधिक हो जाता है तो सिर में पीड़ा होना, चक्कर आना व मन की शिकायत, या आंखों के सामने ऐसा लगता है फ्लैश आ रहे हैं, चमक चमक सी दिखाई देती है, ये सारी स्थितियाँ रक्तचाप अधिक हो जाने से हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड बढ़ जाता है और उनका प्रेशर पड़ता है धमनियों और शिराओं के फूलने पर। उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो फूल जाएंगी, और जिसकी वजह से सिर में दर्द होगा, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर सिर में भी होगा, सेम टू सेम जो धमनियों में हो रहा है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें दिखने में आएगी। फिर आता है शारीरिक सूजन, यानी कि एडिमा। ज़्यादातर महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में शारीरिक सूजन आती है, क्योंकि ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है, फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, और उसके कारण से सूजन रहती है, और ज़्यादातर पैरों में देखने में आती है। अंतिम माह में ये कष्ट अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि पैदल चलते हैं तो सारा का सारा जो लिक्विड रिटेंशन है वो पैरों की तरफ होता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि लेटने पर, रेस्ट करने पर ठीक हो जाता है, 8-10-12 घंटों में कम हो जाता है। और यदि यह सूजन 12 घंटों से अधिक रहती है और फिर वो बढ़ते बढ़ते हाथ, मुंह और पेट के हिस्से में, यहाँ सब जगह बढ़ जाती है, तो फिर इसे असामान्य माना जाता है। इस प्रकार की सूजन का कारण केवल विषाक्तता नहीं है, कभी कभी हृदय रोग में होता है, अनीमिया में होता है, प्रोटीन की कमी से ऐसा हो जाता है, तो या आयरन डेफिशिएंसी में हो जाता है, तो इस तरह की सूजन की शिकायत हो जाती है उसमें। कैसे पहचानेंगे? कि सूजन वाले स्थान को जब अंगुली से दबाते हैं तो वो जगह वैसी की वैसी गड्ढेदार बनी रह जाती है, और थोड़ी देर बाद में वो वापस नॉर्मल होती है, तो ये इससे पहचान है। इसके अलावा सिर दर्द बना रहता है, आलस की शिकायत रहेगी, थकान थकान बनी रहेगी, ये सब इसके अंदर देखने में आता है। सूजन इतनी ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये दबाव डालता है हमारी कैपिलरीज के ऊपर। फिर मूत्र में प्रोटीन आना, जैसे कि मैंने बताया आपको, एल्ब्यूमिन पाया जाता है यूरिन में, तो प्रोटीन की उपस्थिति विषाक्तता की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर पाई जाती है, और 24 घंटे में 300 से 2000 mg तक प्रोटीन मूत्र में निष्कासित होता है, तब प्री एक्लेम्पसिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इसका पता मूत्र परीक्षण के द्वारा लगाया जा सकता है। और आजकल तो ये जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है, इस तरह का पेपर भी है, लिटमस पेपर है, जिसका कि रंग बदल जाता है डाल के, बस देख लो तो घर पे ही टेस्ट करने से भी पता लग जाता है कि ये मूत्र में प्रोटीन जा रहा है। अब इसका उपचार कैसे किया जाए? जैसे तीव्रता जब कम हो तो लक्षण के अनुसार उनका उपचार हो जाता है, जैसे सिर दर्द है, वमन है, आंखों में धुंधलापन है, ये लक्षण आते हैं। और अगर विषाक्तता की स्थिति में उपचार नहीं मिले तो फिर ये बढ़कर के प्री एक्लेम्पसिया से एक्लेम्पसिया की स्थिति में बदल जाता है। तो इस तरह से अब आपको पता चला होगा कि क्या चीज़ें इसके अंदर हुई है, और अब इसको उपचार और क्या किया जाए। जैसे कि रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, रेस्ट किया जाए, शारीरिक सूजन और रक्तचाप कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। आहार में क्या बदलाव किया जाए? कि नियमित आहार लेना आवश्यक होता है, कार्बोज की मात्रा अधिक होनी चाहिए, प्रोटीन और वसा थोड़ी कम मात्रा में सम्मिलित होना चाहिए, जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा वो यूरिन में प्रोटीन जाएगा। आहार में औसतन 250 कैलोरीज की आवश्यकता होती है, और नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए। नॉर्मली 15 से 20 ग्राम नमक की आवश्यकता रहती है, लेकिन इस समय में जब ये गंभीर स्थिति है उस समय 6 से 7 ग्राम प्रति दिन कुछ दिनों के लिए कर देना चाहिए। तरल पेय भोज्य पदार्थ है, जल का सेवन है, इसको बहुत कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जा रहा है, तो इसलिए अधिक लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट ये मुंह के द्वारा दिया जाता है, जो कि सोडियम रिप्लेस कर देता है, मूत्र के साथ निष्कासित हो जाता है।
इससे सूजन की स्थिति में सुधार हो जाता है और वजन भी कम हो जाता है और मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, तो सूजन कम करेगा ये तो चिकित्सीय परीक्षण के अनुसार और जैसे डॉक्टरी इलाज किया जाएगा उससे होगा, ये हमें अपने आप नहीं लेना है। फिर प्री एक्लेम्पसिया की स्थिति गंभीर हो जाने की पहचान रक्तचाप 160 व अधिक हो जाने के साथ में वमन है यानी उल्टियाँ है, सिर दर्द दर्द और धुंधलापन ये सब आता है, तो घर पे नहीं रखना चाहिए, फिर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए और वहाँ पे इस सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितना पेय पदार्थ सेवन किया जा रहा है और कितना जो है निष्कासन हो रहा है। इस तरह से रक्तचाप पर भी लगातार निगरानी रखी जाती है और ज़रूरी ट्रीटमेंट करवाया जाता है, आराम करवाया जाता है, जिससे जल्दी सुधार होने की उम्मीद हो जाती है। तो इस तरह से आप समझ गए कि प्री एक्लेम्पसिया क्या है और कि क्या लक्षण हैं, कैसे इसका उपचार किया जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्लेम्पसिया क्या है और इसके अलावा दीर्घावधि टॉक्सीमिया क्या चीज़ है। तो इस समय के लिए इसके नोट्स बनाई और फिर मैं इसका आपको असाइनमेंट दूंगी, उसे पूरा करें।